हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल धारणाएं, और उसमें हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। और आज जो बेसिक बात पढ़ेंगे वो है रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने लॉ हैं वो लॉ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आप नियम देखिए, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे बोलते हैं। तो पहले ये बताऊं, ये नियम 1789 में 1789 में और एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, और वो थे एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवोसिए, एंटोनी लेवोसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं एंटोनी लेवोसिए को। तो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोसिए है, और उन्होंने ही 1789 में ये नियम दिया जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और ये नियम क्या है सुन लीजिए। पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ देते हैं, तो इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए डेल्टा का निशान लगा देता हूं। रसायन विज्ञान में आप अभिक्रियाओं के इस प्रकार के एरो के निशान के ऊपर जब भी डेल्टा का निशान देखो तो मान लेना कि उस पदार्थ को गर्म किया जा रहा है। तो डेल्टा यहाँ गर्म करने हेतु हीट देने के लिए लगाते हैं। और अब ये टूटेगा तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO और CO2 बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब देखिए इस नियम के अनुसार कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम का द्रव्यमान है वो 40 होता है। हम यहां द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, और कार्बन है उसका द्रव्यमान 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। लेकिन यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 48 यहां, यानी 3 × 16 48 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे तो 40 और 12 52, 16 3 48। तो अब ये बन जाएगा आपके 100, ठीक है ना। मैं बोलूंगा इसका द्रव्यमान टोटल, इस यौगिक का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया, ठीक है ना, 100 ग्राम हो गया। अब इधर चलते हैं उत्पादों में। ये तो क्रियाकारक था, ये उत्पाद है। क्रियाकारक को ही अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकर्मक रिजल्ट, और इन्हें क्रियाफल भी कहते हैं, और इन्हें उत्पाद भी कहते हैं। तो अब क्रियाफल में बात करें, कैल्शियम का द्रव्यमान फिर 40 आ जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान 12 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16, यहां तो 2 ऑक्सीजन है तो फिर 32 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनका भी योग करोगे द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का योग ये भी 100 हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है ना। मैं ग्राम मान लेता हूं क्योंकि द्रव्यमान की वैसे IUPAC पद्धति के अनुसार इकाई तो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU होती है इकाई, AM और U, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो द्रव्यमान की इकाई यदि हम कोई दिक्कत नहीं ग्राम में बोल सकते हैं यहां, तो ये 100 ग्राम मान लिया। इधर भी क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम
और उत्पादों का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम। अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। कैसे? सुन लीजिए कि 1789 में एंटोनी लेवोसिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। इस नियमानुसार पदार्थों को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई पदार्थ है अगर बन गया तो ना उसे नष्ट किया जा सकता है और ना उसे पुनः बनाया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में, दोबारा बोलूंगा, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों का जितना द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों का जितना द्रव्यमान होता है, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी उतना ही होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान जितना होता है उतना ही द्रव्यमान और उत्पादों का होता है, तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको यूं समझा दूं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, जो 1789 में एंटोनी लेवोसिए ने दिया था। और देखिए आप रिएक्शन, जैसे मैं आपको यूं बताऊं, जैसे ये AgNO3 है, AgNO3, आप AgNO3 में नमक मिला दीजिए NaCl, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, जिसे नमक बोलते हैं, मिला दीजिए, और अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया करवाने का तरीका तो आप जानते हो कि Ag तो प्लस वाला होता है, NO3 माइनस वाला होता है, यहाँ Na प्लस वाला होता है, Cl माइनस वाला होता है। तो इधर वाले का माइनस इधर वाले के प्लस के साथ जोड़ दीजिए, इधर वाले का प्लस इधर वाले के माइनस के साथ जोड़ दीजिए और उत्पाद बन जाएंगे। तो Ag के साथ देखना, इस वाले का क्या आएगा? इस Ag प्लस का है, इसके साथ Cl आएगा माइनस का, तो यहां आ जाएगा AgCl, एक उत्पाद तो ये बन गया। दूसरा और क्या बच गया? Na प्लस का बचा है मेरे पास NO3 माइनस का, तो Na प्लस के साथ NO3 माइनस आ जाएगा, तो यहां लिखूंगा NaNO3, ठीक है। इसे बोलूंगा सिल्वर क्लोराइड, इसे बोलूंगा सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम देखेंगे, जो सिल्वर है इसका द्रव्यमान 108 होता है, Ag का द्रव्यमान 108 होता है। फिर बात करूं आगे, नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है। फिर आ रहा है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो 16 की 48 इकट्ठा लिख देता हूं, 48, ठीक है ना। और उसके बाद में अब इधर चलता हूं, इस वाले दूसरे क्रियाकारक में, यहां Na सोडियम है, सोडियम का 23 होता है, सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है, क्लोरीन का शुद्ध द्रव्यमान 35.5 होता है। अब इस साइड में इधर चलूं, उत्पादों की बात कर लेता हूं। उत्पादों में Ag का 108 होता है, प्लस में क्लोरीन का 35.5 होता है, प्लस में सोडियम का 23 होता है, 23 लिख देंगे, और नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 लिख देंगे, और एक ऑक्सीजन का 16, यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो यहां 48 हो जाएगा। और आप अब क्रियाकारकों का कुल योग कर लेना, फिर उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग कर लेना। तो क्रियाकारकों के कुल द्रव्यमान में आपके ये लास्ट में एक तो बन रहा है इसका 0.5 लास्ट वाला, फिर 8 228.5 बन रहा है, 228.5 ग्राम मान लेता हूं। इस साइड में भी ध्यान देना, आप योग करोगे इनका तो ये 0.5 लास्ट में आ रहा है, और ये भी 228.5 हो रहा है। तो अब देखिए, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर है, तो यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आप और लिख लीजिए और देख लीजिए, और वो है, आप कार्बन को जलाते हो, कार्बन का दहन करते हो, दहन करने का मतलब है कंबक्शन, जलाना, तो C+O2 यानी कार्बन को
ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो क्या बनता है? तो CO2 बनती है। तो CO2 बनती है। तो अब ये क्रियाकारक और ये वाला उत्पाद, इनका द्रव्यमान देख लेते हैं। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, यहां तो 2 ऑक्सीजन है तो यहां 32 हो जाएगा। इसका देखो 12 और 32, ये टोटल 44 हो गया, यानी 44 हो गया। इन दोनों का 44 हो गया। इस साइड में देख लेते हैं, कार्बन का 12, तो कार्बन का 12 लिखा, एक ऑक्सीजन का 16, यहां तो 2 ऑक्सीजन है तो ये 32 हो जाएगा। टोटल कितना? 44। तो अब देखिए, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 44, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी 44, तो फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को रिपीट कर देता हूं और आप कैसे याद रखोगे कि 1789 में एंटोनी लेवोसिये ने ये नियम दिया। एंटोनी लेवोसिये को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, ये बात थोड़ी सी आप याद में रखना। 1789 में एंटोनी लेवोसिये ने यह नियम दिया। इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना उत्पन्न किया जा सकता है, पदार्थ को ना नष्ट किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान जब उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोग के नियम में नेक्स्ट रूल देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इसमें पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि कार्बन के साथ O2 को मिश्रित करूं, या फिर यूं बोलूं, जो कोयला है, कोयले में कार्बन होता है, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो याद रखना CO2 गैस निष्कासित होगी। और इसी प्रकार अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके तोड़ता हूं, अपघटित करता हूं, तो यहां भी 2 पदार्थ बनेंगे, उसमें भी CO2 बनेगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब ये देखिए, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर रहा हूं तो CO2 बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित कर रहे हैं तो भी CO2 बन रही है। तो मैं इस CO2 पर विचार कर लेता हूं, ठीक है ना। CO2 पर विचार करने का अर्थ है कि इस अभिक्रिया में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों का जो द्रव्यमान है, वो इस अभिक्रिया में बनने वाली जो CO2 है, उस CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों में जो द्रव्यमान है उसका अनुपात बराबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी इस ऊपर वाली रिएक्शन में जो CO2 बन रही है, इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान में जो अनुपात है, वही अनुपात आपको कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से बनने वाली जो CO2 है, इस CO2 के जो तत्व हैं उन के द्रव्यमान के अनुपात में आपको वही चीज मिलेगी। तो यहां भी तो कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। आप इसे सरलतम रूप में काटोगे तो ये आपके बन जाएगा 3:8, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दहन से जो CO2 बनती है उसमें तत्वों का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात 3:8 प्राप्त होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करके CO2 बना रहा हूं, इसमें देखते हैं कितना आता है CO2 का। तो वही आएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, सरल करोगे तो 3:8। तो आप किसी भी विधि से किसी भी यौगिक को बना लीजिए, आप किसी भी विधि से किसी भी यौगिक को बना लीजिए और उस यौगिक में या उस अणु में जो तत्व हैं उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर बना रहता है। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब मैं और सरल शब्दों में समझा रहा हूं। मैं यूं बोलूं कि कोई शुद्ध यौगिक है, उस शुद्ध यौगिक के नमूने में, जैसे ये शुद्ध यौगिक ही है, अणु बोल दूं यौगिक बोल दूं, यहां पर कोई फर्क नहीं है। जैसे ये शुद्ध यौगिक है तो इस शुद्ध यौगिक, यानी ये वाला भी शुद्ध यौगिक, ये वाला भी शुद्ध यौगिक, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में जो तत्व होते हैं, तत्व जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यहां कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बार है तो कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। तो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में जो उपस्थित तत्व हैं
उन तत्वों का द्रव्यमान है और फिर द्रव्यमान का जो अनुपात है वो अनुपात स्थिर बना रहता है। किसी शुद्ध यौगिक के अथवा अणु के नमूने में जो तत्व हैं उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से और किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यानी इस यौगिक को और इस यौगिक को आप किसी भी विधि से और किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो और इन यौगिकों में जो तत्व हैं उन तत्वों का जो द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान का जो अनुपात है वो अनुपात हमेशा स्थिर बना रहेगा। आप किसी भी विधि से और CO2 बना लीजिए तो जहां भी CO2 बनेगी तो उन CO2 में जो तत्व हैं यानी कार्बन और ऑक्सीजन उनके द्रव्यमान का अनुपात आपको हमेशा स्थिर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, चाहे आप इन यौगिकों को और इन अणुओं को आप किसी भी विधि से बना लीजिए। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में जो उपस्थित तत्व हैं उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर बना रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से और किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जो यौगिक यहाँ बनता है उस यौगिक को आप किसी भी विधि से बनाइए, किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें जो उपस्थित तत्व हैं उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम है जिसे कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहा